नमस्कार दोस्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहाँ की पूरी कहानी, जहाँ की पूरी व्यवस्था और जहाँ पूरी तरीके से दुनिया की राजनीति 1947 द्वितीय विश्व युद्ध 1947 के पहले यानी 45 के करीब में पूरी घटना हुई। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसके 2 शहर परमाणु बम से मिटा दिए गए हों, पूरी तरीके से तबाही ला दी गई हो, हजारों फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हों, लेकिन उसके बावजूद वो देश पूरी व्यवस्था के साथ हजारों फैक्ट्रियों के राख बन चुके होने के बावजूद वह घुटनों पर आ गई अर्थव्यवस्था को नई कहानी दे रहा है। नई व्यवस्था के साथ आज सामने उत्पन्न हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वह देश था जापान। साल 1945 की वो घटना थी। ठीक 2 साल बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। लेकिन भारत पर जिस तरीके से जापान पूरी दुनिया में संकट के बावजूद अपने आप को संभाल पाया, भारत पर कोई परमाणु बम नहीं गिरा आजादी के पहले भी, तो युद्ध में तबाह नहीं हुए भारत। फिर भी अगले 70-80 सालों में जो कहानी लिखी गई वो चौंकाने वाली है कि किस तरीके से परमाणु बम हमले होने के बावजूद जापान दुनिया में विकसित राष्ट्र बनकर उस उभरा एशिया का वह मुख्य स्टेट जो विकसित हुआ, विकसित तरीके से अपने आप को कुछ ही दशकों में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। किस तरीके से उसने जो है ब्रिटेन, जिसका खजाना दूसरे विश्व युद्ध के बाद लूटा गया, लगभग खाली हो चुका था, उसको भी उसने पीछे छोड़ा, वो भी कहानी थी। लेकिन मसला ये था कि इस पूरी कहानी में किस तरीके से जो है मामला आता है सामने। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल ये जापान, ये टोक्यो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया, फिर 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पे बम गिराया गया, उसके बावजूद परमाणु बम हमले होने के बावजूद क्यों दुनिया में जो है इतनी बेतहाशा तबाही के बावजूद जापान आज भी विकसित स्टेट है। उसी के इतर भारत को देखें, भारत क्यों पीछे रह गया, क्यों दशकों तक हमारी आर्थिक विकास दर सिर्फ 3 से 3.5% के आसपास ही घूमती रही, जिससे बाद में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। लेकिन उस तरीके से दुनिया का एक छोटा सा देश, एक सामान्य सा देश जो पूरी तरीके से प्रशांत महासागर के एक हिस्से में बसा हुआ है, जापान तबाही के बावजूद दुनिया में विकसित राष्ट्र बना। आखिर जिन देशों ने सब कुछ गंवा दिया वो आगे कैसे निकल गए, किस तरीके से वो अपनी व्यवस्था को और अपने देश को आज इतना आगे ले जा पाए। आजादी के बावजूद हम इतने साल इतने पीछे कैसे रह गए, हमारी गति इतनी धीमी क्यों रह गई, यह मुख्य विषय था। इस तरीके से जापान जो रियल ग्रोथ रेट रहा, किस तरीके से कंटिन्यू बढ़ता रहा, किस तरीके से उसने जो है दुनिया को ताकत दिखाई। और आज पूरा डेटा, पूरा रिसर्च और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और इसी सवाल जवाब के साथ आगे बढ़ेंगे और अंत में इस बात को समझेंगे किस तरीके से दुनिया का एक सामान्य देश जापान किस तरीके से एशिया के उन देशों में, तमाम बड़े देशों में अपने आप को विकसित कर पाया जो अन्य देश जो इनसे ज्यादा ताकतवर थे नहीं कर पाए। 2026 में भारत असल में कहाँ खड़ा है और जापान असल में कहाँ खड़ा है, वह मुख्य विषय है। हम जापान से आज बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई का प्रोजेक्ट हमने जापान से ग्रहण किया, वहां से हमने पूरी तरीके से इंजीनियरिंग ग्रहण की, वहां से हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया। लेकिन जापान का आर्थिक चमत्कार, सबसे पहले जापान 1945 में उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके बावजूद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर जिस तरीके से उसने काम किया, युद्ध से पहले की तुलना में जिस तरीके से उसने दुनिया को दिखाया, करीब 1/3 रह गया जापान किस तरीके से दुनिया के सामने अपने ग्रोथ को लेकर, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, देखिए कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है उसका, मतलब 1955 से लेके 2026 तक का वो पूरा ग्रोथ उसका जो है साफ साफ आपको दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से लाखों लोग बेघर थे, जापान के खाने को भारी कमी थी 1945 के बाद से, और अमेरिका की सेना जापान पर कब्जा किए हुए थी, पूरी तरीके से अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों को तबाह किया। लेकिन 1950 से 1970 के बीच कुछ ऐसा हुआ जो एक अपने आप में क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति लाई गई जापान में, जिसे आज जापानी आर्थिक चमत्कार कहा जाता है। समस्या इस बात का है कि जापान ने इस तरीके से किया, एक सामान्य देश, एक छोटा सा देश, इन 20 वर्षों में जापान की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदल गई, किस तरीके से जापान दुनिया के विकसित देशों में शामिल हुआ और लगभग 9 से 10% की दर से उसकी इकोनॉमी बढ़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा हुआ कैसे, किस तरीके से इसको पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। पहली वजह अमेरिका की मदद। कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका पूरी तरीके से जापान की मदद करता रहा और अमेरिकी सेना जिस तरीके से जापान की मदद की युद्ध के बाद, वो अपने आप में काबिल तारीफ रही। सप्लाई बेस पूरी तरीके से अमेरिका बना, विदेशी आर्डर आए, निवेश आए और उद्योग सेक्टर जो है काफी बड़ी मात्रा में अमेरिका के द्वारा लाए गए।
और इस पूरे प्रोजेक्ट में खंडहर से निर्माण और औद्योगिकरण की गाथा को जापान ने पूरी तरीके से साकार किया और तेजी से चल पड़े। और दूसरी वजह, जापान ने सेना पर जिस तरीके से विश्वास जताया, जिस तरीके से खर्चा किया और बहुत कम खर्च के साथ वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने अपनी सेना को मजबूत कर पाया। अब ग्रोथ जो रही, उस ग्रोथ को, उस पैसे को, उस उद्योग को, उस टेक्नोलॉजी को उसने अलग जगह पे लगाया और उस तरीके से उसने जो है अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। समस्या ये है, तीसरी वजह यह है कि सरकार और उद्योग मिलकर किस तरीके से जो है जापान को दुनिया में नई ताकत को लेकर स्पष्ट लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़े। स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरीके से जापान ने और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में पूरी तरीके से हर सेक्टर में योजना के साथ जो जापान ने दुनिया को ताकत दिखाई है, उसका पूरा ग्रोथ, उसका सालाना ग्रोथ, उसका रोल मॉडल औद्योगिकरण की जो गाथा है वो जो है, देखिए सोनी जो बड़ी कंपनी है दुनिया में, जो टोयोटा आप देख रहे हैं, इनोवा की गाड़ियां आती है, और होंडा, ये जापान की मुख्य बड़ी कंपनियां रही जो पूरी तरीके से भारतीय बाजार को घेरे हैं। चौथी वजह थी उसकी जो है शिक्षा और अनुशीलन कार्य संस्कृति। जापान के पास पहले से पढ़ी लिखी और कुशल कार्य शक्ति रही है, जो आपको देखने को मिलेगी। वहां के बच्चे, वहां की युवा पीढ़ी जिस ऊर्जा शक्ति के साथ काम करते हैं, कार्य कुशलता है, नतीजा रहा है उनके बीच में, और मुख्य वजह रही है उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस और उनका जो है कंपनियों के प्रति, जैसे टोयोटा हो गया, इनोवा हो गया, होंडा हो गया, पैनासोनिक हो गए, और दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बने और किस तरीके से उन्होंने दुनिया पे राज किया। और सिर्फ 23 साल में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखिए ये हाईलाइट रहा कि किस तरीके से वो बना, ठीक है, 1945 से लेकर 2026 तक। तो जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना, तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन की बात की जाए अब उसके बाद, तो ब्रिटेन किस तरीके से जो है दुनिया के सामने अपने भुखमरी और लाचारी के बाद प्रति व्यक्ति आय में भारत और ब्रिटेन किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए। युद्ध ब्रिटेन ने जीता, लेकिन आर्थिक हालात बेहद खराब रहा। किसका? ब्रिटेन का। किस आधार पे? प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। सरकारी खजाना लूटा गया, लगभग खाली हो चुके ब्रिटेन के सरकारी खजाने को जिस तरीके से अमेरिका से लिया गया युद्ध ऋण, क्योंकि अमेरिका उस समय पैसे दान देता था, ठीक है, युद्ध ऋण देता था। ब्रिटेन ने 2026 में जाकर पूरा चुकाया था उसका युद्ध। 2006 में जब ब्रिटेन ने युद्ध ऋण चुकाया, उसके बाद फिर ब्रिटेन ने नई क्रांति, नई व्यवस्था, नई स्तर के साथ दुनिया के सामने प्रकट हुआ और फिर अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी की। किसने? ब्रिटेन ने। आप समझिए कि ब्रिटेन दुनिया का मात्र एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया पे एक समय राज किया, पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत चली, लेकिन NHS जैसी बड़ी वेलफेयर योजनाएं शुरू करने वाला देश ब्रिटेन, उद्योगों को सरकारी सहयोग दिया। मार्शल प्लान की मदद से उसने जो है सही इस्तेमाल के साथ नए उद्योग, नए व्यवहार धंधे, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपनी खुद की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से उसकी थी, वो पूरी औद्योगिक ढांचे को पूरी तरीके से निर्माण के साथ आगे बढ़ा। तकनीकी दृष्टिकोण पूरी तरीके से जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थाएं मौजूद थी, उन्हें बस उनको जो है एक नई दिशा देना था। इस पूरे व्यवस्था परिवर्तन में किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय और मुद्रा का स्वरूप पर बढ़ा ब्रिटेन और भारत, देखिए किस तरीके से दोनों जो है, ब्रिटेन कहाँ बढ़ता चला गया और भारत आज भी वही है। देख रहे हैं आप, ब्रिटेन आगे निकलता गया और भारत जो है उसी तरीके से रह गया। यही मुख्य विषय रहा है। अब समझेंगे भारत किस तरीके से इसके अपने निम्नतम, अब भारत 1947 में किस हालत में था और किस हालत से जो है 1947 से देखिए किस हालत से लेके कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। देख रहे हैं आप, करीब 200 साल औपनिवेशिक शासन ब्रिटेन का रहा हमारे यहाँ। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर कर चुका ब्रिटेन किस तरीके से जो है अपने आप को मजबूत बनाया, किस तरीके से उसने जो है पूरी व्यवस्था को एक अच्छी स्थिति में ले गया। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखेंगे, दशकों तक लगभग स्थिर रही सामान्य बनी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है एक दिशा मोड़ जो दी गई, वो भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि कच्चे माल को जो है आयात करना, निर्यात करना, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ से कच्चा माल काफी भारी मात्रा में निर्यात करता था। बंदरगाह तक पहुंचाने का खर्चा, बंदरगाह से आने जाने का जो खर्चा था वो भी हम ही से वहन करता था। पारंपरिक कपड़ा उद्योग के लिए धीरे धीरे यह पूरी व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को, व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद आया 1943 का बंगाल अकाल। उसके बाद 1943 बंगाल अकाल, यह आपको याद रहना चाहिए कि लाखों लोगों की जान ले गया, ठीक है। उसके बाद आजादी के समय भारत के पास मुख्य जो था वो था, मुख्य जो समस्या बनी वो भारी गरीबी बनी। चूंकि भारी गरीबी इसलिए बनी क्योंकि उस समय जो है हमारे पास
कम साक्षरता थी, कमजोर उद्योग धंधे थे और विभाजन का गहरा जो है एक वो भी था कि हम विभाजन के समय का जो है दर्द को घाव झेल रहे थे। यानी भारत के पास अब कुल मिला के भारत को सब कुछ जिस आधार पे शुरू से बनाना था, क्योंकि हमारी न्यू जो है काफी कमजोर थी, हमको स्टार्टिंग ही वहीं से करनी थी। लेकिन लाइसेंसी राज, जिस प्रकार से इंग्लैंड का लाइसेंसी राज ब्रिटेन में था, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, ये सब तो अंग्रेज ही डिसाइड करते थे। अंग्रेजों को दोष देना पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी अपने अंदर आजादी के बाद ली गई भारत की व्यवस्था परिवर्तन भी जिम्मेदार मानी गई। भारत ने सरकारी नियंत्रण वाला आर्थिक मॉडल अपनाया, आर्थिक मॉडल सरकारी नियंत्रण वाला अपनाने के बावजूद भी भारत उस व्यवस्था में, उस इंडियन इकोनॉमी में लीड नहीं कर पाया जो पूरी तरीके से जो है इतिहास में नया उद्योग, भारी उद्योग, लेकिन साथ ही अपने नए उद्योगों का जो परिवर्तन स्वरूप करना था वो भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो पूरा लाइसेंसी राज था उसको किस तरीके से परिवर्तित करना था। कुछ भी बनाने या कारखाना बढ़ाने के लिए, अपने स्तर को सुधारने के लिए सरकारी मंजूरी तो चाहिए ही थी। बिना सरकारी मंजूरी के ब्रिटेन या इंडिया या निजी निवेश कोई भी देश धीमा पड़ सकता था। यह मुख्य मुद्दा रहा, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बदली, ब्रिटेन अपने आप को सुधारता गया और आज ऐसा है कि देश का विराट कोहली जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, वो भी अब ब्रिटेन में बसने की योजनाएं बना रहा है। कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बदली, विकास दर बदला, दशकों तक काम कर रही वो व्यवस्था बदली, जिस तरीके से वहां का पूरा स्तर बदला। फिर बात आती है 1991 की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय देश में जो है वित्त मंत्री थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जो है देश के क्या थे, वित्त मंत्री थे। और इन्हीं के काल में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी थी, यहीं से उदारीकरण शुरू हुआ। देश में मुख्य लड़ाई किसकी है, विदेशी मुद्रा की है। वर्तमान स्थिति में भारत के पास $703 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है। यहीं से उदारीकरण शुरू होती है और धीरे धीरे खत्म हुआ, विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के साथ साथ निजी कंपनियों को मौका मिला। अब देश में नई व्यवस्था बदली, नई क्रांति आई और यहीं से भारत की जो है गति और स्थिति और व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को, नई आर्थिक यात्रा को शुरू करने का अवसर भारत को मिला 1991 में। अब उसके बाद गेम होता है 2026 में, जहां से ये इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से बदलता है, आर्थिक यात्रा बदलती है। आज 2026 में भारत नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन यहाँ पे लेकिन एक शब्द लगा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में आज भी हम दुनिया में तबाही के मंजर में है। जिस तरीके से यहाँ एक सवाल है, मुख्य जो सवाल है अब भी बाकी है, उस सवाल का उत्तर यह है कि प्रति व्यक्ति आय हमारी दुनिया में इतनी खराब है कि पूरी तरीके से स्तर जो है बहुत ही गड़बड़ है। तो हम इस बात को समझेंगे कि अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है तो क्या उसको आप विकास कहेंगे? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्या हर भारतीय उतना ही समृद्ध है जितना जापान में समृद्ध है, जितना ब्रिटेन में समृद्ध है, जितना अमेरिका में समृद्ध है? तो जी नहीं, यह उत्तर मुख्य रूप से गलत है। हमारे यहाँ गरीबी लाचारी वही है, बस कुछ लोग अमीर हैं, उन्हीं की जो संपत्ति बढ़ गई है, यही मुख्य विषय रहा है। हमारे यहाँ अभी भी वही गरीबी और लाचारी बनी हुई है। जिस तरीके से ये देश आपको देखेंगे, जर्मनी जो पूरी तरीके से विकसित है, इधर यूनाइटेड स्टेट जिस तरीके से पूरी तरीके से विकसित है, यह जापान यहाँ पूरी तरीके से विकसित है, यह हमारे यहाँ यह स्थिति नहीं है। हम भले ही बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कुल अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अब भी कई देशों से हम पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी 140-150 करोड़ की आबादी है। यानी जीडीपी बड़ी होना, अब यह व्यवस्था जीडीपी बड़ी हो जाने से इस बात का कहीं लेना देना नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय या हर नागरिक हमारे यहाँ समृद्ध है या खुशी है या अमीर है। ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग पहलू है जिनको हम एक दूसरे से अलग करेंगे। मुख्य विषय यही रहा है आज का कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा ये पूरा इकोनॉमिक पैटर्न, देखिए टोटल जीडीपी हमारा है, टोटल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है। और ठीक है, और ये जीडीपी पर कैपिटा है, ठीक है, जीडीपी पर सोचिए पर कैपिटा में जीडीपी में हम रैंक कहाँ पे है, 120 ग्लोबल में रैंक है। सोचिए ये कोई रैंक है, ये तो बिल्कुल एकदम गड़बड़ झाला है। ठीक है, और ये पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन कंपेयर में जो है हमारी स्थिति और दयनीय है। ठीक है, तो जापान ब्रिटेन युद्ध के बाद तो उठ खड़े हुए, लेकिन भारत कहाँ रह गया? भारत किस तरीके से इतना स्तर नीचे गया? भारत की स्थिति क्यों इतनी खराब हुई? क्योंकि उनकी नींव पहले से मजबूत नहीं थी। जापान, ब्रिटेन, उनकी स्थिति पहले से कुछ ठीक थी। भारत औपनिवेशिक शोषण और अपनी नीतिगत चुनौतियां, अपना पाखंड और अपने दोनों तरीके से जो उसका जो है
औपनिवेशिक शोषण हुआ, उस पूरे तरीके में भारत पीछे छूट गया और आज भारत उभर नहीं पा रहा है। हमारा देश दोनों तरीके से लड़ रहा है और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत अभी भी प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे है, दुनिया में 120वें नंबर पे है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय के साथ साथ मुख्य विषय ये भी रहा है कि असली जीत तब होगी जब भारत अपनी व्यवस्था को, जब भारत अपने विकास का फायदा सामान्य तक, सामान्य लोगों तक, निचले स्तर तक पहुंचा पाएगा, हर भारतीय तक पहुंच पाएगा, तभी एक असली और सच्ची जीत मानी जाएगी। यह पूरी व्यवस्था, यह पूरा कहानी जो हमने आपको बताया, जापान और इंग्लैंड, ब्रिटेन क्यों भारत से आगे निकल गए और भारत क्यों पीछे छूट गया, उसका मुख्य रीजन हमने यहाँ पे शेयर किया। और क्या कहानी रही, किस तरीके से प्रति व्यक्ति आय, किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी, कौन सी रैंक हमारी रही, किस तरीके से हम दुनिया में जो है इस तरीके से 120 रैंक पे हम अभी भी बने हुए हैं, बहुत पीछे। तो इसका मुख्य रीजन क्या था, ये पूरी कहानी हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। भारत की तुलना किस तरीके से, कहां से और किस आधार पर होनी चाहिए थी, ये हमने आपको बताया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।